वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात करने वाले हैं नॉन बैंकिंग फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी कि गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था के बारे में। देखिए, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बात की थी डेवलपमेंट बैंक के बारे में, यानी विकास बैंक के बारे में। विकास बैंक में भी हमने बहुत डिफरेंट जो अपने देश में विकास करने के लिए जो सपोर्ट करती हैं उन बैंकों के बारे में बात की थी। ठीक है, आज जो हम बात कर रहे हैं जिसे कहते हैं गैर बैंकिंग वित्तीय संस्था यानी नॉन बैंकिंग फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट आप कह सकते हैं। ये एक बैंक नहीं है लेकिन बैंक जैसा कार्य करता है। यानी हमारी अर्थव्यवस्था में, भारत की अर्थव्यवस्था में जो नॉन बैंकिंग फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन है उनका भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाने में। क्लियर है? यानी कि कुछ अगर हम बात करें कि आज से 5 ईयर्स 6 ईयर्स बिफोर, तो जितना आप कह सकते हैं उससे कहीं ज़्यादा डबल जो ग्रोथ करने में सपोर्ट किया है इकोनॉमिक को, वो है नॉन बैंकिंग फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जो कि बैंक जैसा कार्य करता है लेकिन बैंक नहीं है। इसीलिए इसके आगे क्या वर्ड लग रहा है? नॉन बैंकिंग। क्लियर है? यानी गैर बैंकिंग। क्लियर? यानी कि ये काम तो करेगा बैंक जैसा लेकिन ये बैंक नहीं है। क्लियर? इसीलिए इसे शैडो बैंकिंग भी कहा जाता है। क्लियर है? तो इसीलिए इसे शैडो बैंकिंग भी कहा जाता है। शैडो बैंकिंग का मतलब क्या होता है कि जैसे बैंक तो है लेकिन बैंक जैसा कार्य भी कर रही है लेकिन वो बैंक प्रॉपर रूप से नहीं है, इसीलिए इसे शैडो बैंकिंग भी कहा जाता है। तो क्वेश्चन आपके ये भी आ सकता है, नॉन बैंकिंग फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन के नहीं देकर आपको शैडो बैंकिंग के बारे में दे सकता है, जिसे हम कहते हैं छाया बैंकिंग, है ना। जैसे बैंक तो है लेकिन बैंक का आप कह सकते हैं जैसे रिफ्लेक्शन पड़ता है, जैसे हम खड़े हैं और हमारा रिफ्लेक्शन पड़ता है, उसी तरह से बैंक का ही एक कह सकते हैं रूप है लेकिन एक छाया की तरह, यानी शैडो के रूप में। इसीलिए नॉन बैंकिंग फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन को शैडो बैंकिंग भी कहा जाता है। क्लियर है? चलिए बात करते हैं कि इसका मीनिंग क्या है उसके बारे में। ठीक है, नॉन बैंकिंग फिनेंशियल कंपनी, या हम कह सकते हैं इसे नॉन बैंकिंग फिनेंशियल कंपनी भी बोल सकते हैं और साथ ही साथ हम इसे नॉन बैंकिंग फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन यानी संस्था भी बोल सकते हैं। तो इसमें आप कंफ्यूजन नहीं रखें। नॉन बैंकिंग फिनेंशियल कॉर्पोरेशन इज अ company which is registered under the Company Act 1956 और द कंपनी एक्ट 2013। आप जानते हैं कि पहले कंपनी एक्ट कौन सा चलता था? 1956, लेकिन प्रेजेंट टाइम में कंपनी एक्ट कौन सा चलता है? 2013। एंड इज इन्वॉल्व इन द लैंडिंग बिजनेस, हायर परचेज, लीजिंग, इंश्योरेंस बिजनेस, रिसीविंग डिपॉजिट इन द सम केसेस। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। ठीक है, चिट फंड हो गया, आपका स्टॉक हो गया, शेयर हो गया, तो ये सारे के सारे एक्सेट्रा ये वर्क करती है नॉन बैंकिंग फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इसका मतलब क्या हो गया है कि एक गैर बैंकिंग वित्तीय आप कह सकते हैं कंपनी, जो कि कंपनी अधिनियम या तो 1956 हो सकता है या कंपनी अधिनियम 1913 के तहत पंजीकृत हो, या जिसे हम कह सकते हैं रजिस्ट्रेट हो। ठीक है, और वो क्या क्या काम कर सकती है? जैसे कि वो कर सकती है हायर परचेज, ठीक है, ये काम कर सकती हैं। आपको जानते हैं लीजिंग का मतलब किराया पे देना, बीमा का काम करना, इंश्योरेंस का काम करना, और कुछ ऐसी कंडीशन में डिपॉजिट को लेना, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ टर्म डिपॉजिट लेती है। ठीक है, यानी कि ये कुछ आप कह सकते हैं ना, जैसे बैंक में आप जाते हैं और सेविंग और करंट अकाउंट ओपन करते हैं और वहाँ पे आप जब चाहे पैसा डिपॉजिट कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन नॉन बैंकिंग फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आप सिर्फ टर्म डिपॉजिट का मतलब होता है कि कुछ समय के लिए पैसा जमा करा सकते हैं, कुछ लंबे समय के लिए, लेकिन आप बार बार पैसा निकाल नहीं सकते हैं। ये बहुत बड़ा डिफरेंस है बैंक में और नॉन बैंकिंग जो फिनेंस इंस्टीट्यूशन होता है उसमें। ये चिट फंड का भी काम करता है, स्टॉक शेयर का भी आप कह सकते हैं ये काम करता है। ठीक है, तो यानी कि बीमा व्यवसाय करता है, कुछ मामलों में तो ये जमा प्राप्त कर सकता है लेकिन कुछ मामलों में नहीं। ये स्टॉक और शेयर का अधिग्रहण भी कर सकता है।
ठीक है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा हमने यहाँ पे वर्क लिखे हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के। तो इसका जो आपने वर्क देखा है, ये जो फंक्शन है वो बैंक जैसा ही आपको लग रहा है, लेकिन बैंक में कभी भी आप ये लाइन नहीं पढ़ेंगे कि रिसीविंग डिपॉजिट इन सम केसेस, वहाँ पे तो डिपॉजिट हमेशा ही होता है, लेकिन यहाँ पे स्पेशल दे दिया सम केसेस, कुछ मामलों में ही डिपॉजिट जो है वो ली जाएगी। द फंक्शन ऑफ द NBFC are managed by both the Ministry of Corporate Affairs and the Reserve Bank of India. It's a very important line कि NBC को कंट्रोल कौन करता है वो आपको ध्यान रखना है। एक तो भारतीय रिजर्व बैंक हो सकता है और दूसरा जो कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय होते हैं उनके द्वारा। क्लियर है? तो ये जो क्वेश्चन अगर 2 मार्क्स में आपसे पूछा जाए कि व्हाट्स द मीनिंग ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, तो ध्यान रखिएगा नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी का रजिस्ट्रेशन किसके तहत होता है। पहले कंपनी एक्ट 1956 के तहत होता था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में इसका रजिस्ट्रेट किसके अंदर होगा, द कंपनी एक्ट 2013। ओके, इसमें क्या क्या इन्वॉल्व रहता है, क्या क्या ये फंक्शन करती है, स्पेशल क्या करती है, हायर परचेज का काम करती है, लीजिंग का काम करती है, जैसे पट्टे पर संपत्ति देना, लीजिंग का मतलब क्या होता है, पट्टे पे किराए पर कोई भी असेट्स को देना, इंश्योरेंस को आप सभी जानते हैं, बीमा संबंधी काम करती है, कभी कभी किस कंडीशन में ये सिर्फ टर्म डिपॉजिट को लेती है, यानी कि जो समय से बंधी होती है वो जमाएं लेती है, चिट फंड का भी काम करती है, साथ ही साथ कभी कभी ये स्टॉक और शेयर को अधिग्रहण संबंधी काम करती है। तो ठीक है, यहाँ पे हमने रजिस्ट्रेशन मेन है, रजिस्ट्रेशन किसके अंडर में होता है, कुछ फंक्शन अंदर मोस्ट इंपॉर्टेंट कि ये कंट्रोल और मैनेज किससे होती है, एक तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्लियर है? इस पे रूल्स किसके चलेंगे, RBI के चलेंगे। क्लियर? बात करते हैं कि और इसके डिफरेंट टाइप ऑफ NBFC, यानी कि भारत में NFC जो है वो क्या क्या फंक्शन करती है, मेन बात करते हैं। जैसे असेट्स फाइनेंस कंपनी हो गई, लोन कंपनी हो गई, ठीक है, मॉर्गेज गारंटी कंपनी हो गई, ठीक है, साथ ही इन्वेस्टमेंट कंपनी है, कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी है, माइक्रो फाइनेंस कंपनी है। देखिए, जो जिसका कंपनी का नाम आगे हेड है, तो यानी कि माइक्रो यानी जो आपके सूक्ष्म और लघु उद्योग है उनको फाइनेंस देने का मेन ये काम करेगी। जैसे हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है तो ये क्या करेगी, घर के लिए ज़्यादा से ज़्यादा लोन प्रोवाइड करेगी। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट दिस पॉइंट ये है डिपॉजिट एक्सेप्टिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, और ये होता है नॉन डिपॉजिट एक्सेप्टिंग नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। ध्यान रखिएगा, मैंने अभी आपको बताया कि जो RBI है वो डिपॉजिट के बेस पे 2 तरह की NBFC बताता है, यानी किस बेस पे, डिपॉजिट के बेस पे, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब डिपॉजिट यानी जो जमाएं होती है, तो या तो डिपॉजिट को वो एक्सेप्ट कर लेगी इजी से, ठीक है, RBI जिसको परमिट करेगा वो आसानी से डिपॉजिट को एक्सेप्ट करेगी, और कुछ ऐसी जो काम तो करेगी, ये सारे फंक्शन करेगी वो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, लेकिन वो डिपॉजिट नहीं लेगी, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? यानी वो जमाएं नहीं लेती है। तो RBI जो है वो डिपॉजिट के बेस पे 2 तरह के बताती है NBFC, वो कौन कौन सी, एक तो जमाएं लेगी और दूसरी नहीं लेगी। लेकिन ये जो जमा होगी यानी जो डिपॉजिट लेगी वो सारे के सारे आप कह सकते हैं, मैंने अभी आपको बताया, टर्म डिपॉजिट लेगी, यानी कि या तो वो 1 ईयर का हो सकता है या 60 मंथ यानी 5 ईयर्स लंबे तक ये डिपॉजिट लेती है। हम जैसे बात करते हैं ना कि सेविंग अकाउंट हो, ठीक है, या फिर अगर मैं बात करूं करंट अकाउंट की, तो ये जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ये दोनों काम नहीं करती, ना सेविंग अकाउंट को ओपन करेगी ना करंट अकाउंट को ओपन करेगी। क्लियर है? यहाँ पे सिर्फ टर्म डिपॉजिट यूज किया जाएगा, ये मेन पॉइंट है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है कि भारत में कौन कौन सी NFC है और कितने टाइप्स की, कितने टाइप की ये फंक्शन करती है। तो आप बता सकते हैं कि एक तो नेचर बेस पे हो गई और दूसरी कौन सी हो गई, डिपॉजिट बेस पे। तो ये नेचर बेस यानी प्रकृति के आधार पर हम कह सकते हैं, उनके कार्य के आधार पर कह सकते हैं, फंक्शन के अनुसार
ये सारी, और दूसरी ये जो दोनों है वो डिपॉजिट यानी जमाओं के आधार पर है, एक डिपॉजिट लेने वाली और एक डिपॉजिट नहीं लेने वाली। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पे मेन क्या है, यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो बैंक करती है, लेकिन आप देखते हैं कि जो फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन है नॉन बैंकिंग वो नहीं करती। तो यहाँ पे हम बात करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट डिफरेंस की, जो कि 2 मार्क्स में आपको क्वेश्चन आता है। क्लियर है? तो देखिए, एनबीएफसी लैंड एंड मेक इन्वेस्टमेंट एंड हेंस देयर एक्टिविटीज आर। देखिए ये जो एक्टिविटीज होगी बैंक की तो करेगी, लेकिन दे आर फ्यू डिफरेंस एज गिवन एज बिलो। यानी कि आप कह सकते हैं कि एनबीएफसी उधार देते हैं, निवेश करते हैं, इसलिए इनकी गतिविधियां बैंक के समान तो है। ठीक है, हालांकि कुछ ऐसे डिफरेंस हम कह सकते हैं कि एनबीएफसी में और बैंक में है। ठीक है, यानी एनबीएफसी उधार देती है, ठीक है, लैंडिंग का काम करती है, इन्वेस्टमेंट यानी कि विनियोग का काम करती है, सारी की सारी कुछ एक्टिविटीज वो कैसे करती है, बैंक के जैसे करती है, जैसे बैंक काम करती है। लेकिन फिर भी इसमें कुछ ऐसे डिफरेंस हैं जो हम कह सकते हैं कि एनबीएफसी में और बैंक में अंतर होता है। तो चलिए बात करते हैं इनकी डिफरेंस की, कि इनमें क्या डिफरेंस होता है। देखिए, एनबीएफसी कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट। मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में ही ये बता दिया था कि ये डिमांड डिपॉजिट नहीं लेती है। अगर आपको डिमांड डिपॉजिट का मीनिंग नहीं पता तो देखिए क्या होती है, 2 तरह की हम डिपॉजिट बैंक के पास में जमा कराते हैं। ठीक है, यानी कि डिपॉजिट जो होती है जिसे हम क्या कहते हैं, जमाएं। अब हम बैंक के पास में जब जाते हैं तो आप देखिए, या तो हम क्या करेंगे, सेविंग अकाउंट ओपन करेंगे, बचत खाता, या फिर करंट अकाउंट ओपन करेंगे। ठीक है, सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट में आप जानते हैं हम जब चाहे पैसा जमा करा सकते हैं और जब चाहे निकाल सकते हैं। ये जो करंट अकाउंट होता है ये मोस्टली किसके लिए होता है, बिजनेसमैन के लिए होता है। क्लियर है आपको? जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं वो आज कुछ अमाउंट जमा कराते हैं और कल ही उसे निकाल देते हैं, इसलिए इस पे इंटरेस्ट नहीं दिया जाता है करंट अकाउंट पे। और जो सेविंग अकाउंट है इस पे इंटरेस्ट की जो रेट होती है वो बहुत ही कम होती है, जैसे 2%, 2.5%, 3% ऐसा इंटरेस्ट होता है बचत खाते पर। क्यों? क्योंकि बचत खाते पर भी आप जानते हैं जब चाहे हम पैसा निकाल सकते हैं। क्लियर है? तो सेविंग और करंट अकाउंट को हम कहते हैं आपकी डिमांड डिपॉजिट। क्या कहेंगे? डिमांड डिपॉजिट। ये चीज़ आपको क्लियर होनी बहुत ज़रूरी है, जिसे हम कहते हैं मांग जमा। मांग जमा, ठीक है। अब इसे मांग जमा इसलिए कहा जाता है, जैसे ही मैंने मांगा और बैंक ने मुझे दे दिया, इसके नाम से ही पता चला। जैसे सेविंग अकाउंट है, सेविंग अकाउंट में मैंने 50,000 डिपॉजिट कराए, अब सडनली 2 दिन बाद मुझे 10,000 चाहिए तो मैं ATM से विड्रॉल कर सकती हूँ, ठीक है। यानी मांग जमा का मतलब है डिमांड डिपॉजिट, जब चाहे आप निकाल सकते हैं। क्लियर है? और करंट अकाउंट भी इसी का ही पार्ट होगा, डिमांड डिपॉजिट का। तो क्या कहता है कि NFC कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट, ये डिमांड डिपॉजिट नहीं लेगा। इट मीन्स सेविंग और करंट अकाउंट का इससे कोई रिलेशन नहीं है। और दूसरी बात की जा रही है टर्म डिपॉजिट। टर्म डिपॉजिट जिसे हम कहते हैं ना समय के लिए, समय से बंधी होती है, ठीक है, तो ये उससे रिलेटेड है टर्म डिपॉजिट। टर्म डिपॉजिट का मतलब होता है कि कुछ समय के लिए, ठीक है, समय की जो जमाएं होती हैं उनको कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल FD, RD, ठीक है, फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग। तो यानी कि FD मीन्स हो गया आपका फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये एक्सेप्ट कर लेती हैं कौन? NBFC, ठीक है। यहाँ पे इसकी बात करते हैं, हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें आपको सारे के सारे अकाउंट के बारे में नॉलेज देंगे। तो इस तरह की जो ये लंबे समय के डिपॉजिट होते हैं उसको एक्सेप्ट कहती हैं कि जो NBFC है वो करती है। क्लियर है? ये फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड है NBFC डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एंड कैन नॉट इश्यू चेक ड्रॉ ऑन इटसेल्फ। ध्यान रखिएगा, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी
भुगतान और निपटान प्रणाली का हिस्सा नहीं बनती हैं। वे स्वयं पर कोई भी चेक जारी नहीं कर सकती है। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट है कि जो एनबीएफसी होती हैं वो कंपनियां भुगतान और जो सेटलमेंट है उस सिस्टम का पार्ट नहीं होती हैं, ना ही वो चेक जैसे आप कह सकते हैं जारी कर सकती हैं। क्लियर है? लेकिन देखिए बैंक में कितना इजी से हम चेक वगैरह का काम कर सकते हैं, जबकि ये नहीं करेगी। डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी ऑफ डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन इज नॉट अवेलेबल टू डिपॉजिट ऑफ एनबीएफसी अनलाइक इन केस ऑफ बैंक। क्या कह रहा है कि जो बीमा कंपनी है या ऋण गारंटी निगम की जमा है वो बीमा गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के जमाकर्ताओं के लिए उपलब्ध नहीं है जैसे बैंक में होता है। ठीक है, सिंपल है कि जिस तरह से हम लोग फैसिलिटी देखते हैं ना कि जमा है या ऋण गारंटी निगम की जो भी जमाएं हैं, ठीक है, जो भी सुविधाएं हैं वो गैर बैंकिंग कंपनी के जमाकर्ताओं के लिए उपलब्ध नहीं है जैसा कि बैंकों में होता है। ये इम्पॉर्टेंट है कि जैसे कोई जमा है आपके पास एनबीएफसी में, वो सारे के सारे डिपॉजिट्स के लिए नहीं होती हैं, जो जमा करता होता है उनके लिए नहीं होती हैं। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये डिफरेंस है बैंक में और एनबीएफसी में। 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बैंक एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी या इंस्टीट्यूशन लिखा आ सकता है। तो आई थिंक आप अच्छे से इसको समझा पाओगे। क्लियर है? बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, और यहाँ पे हम बात करेंगे जैसे कि कुछ ऐसे एनबीएफसी है जिसको आरबीआई ने फ्री कर दिया है। क्यों कर दिया फ्री? कि भाई कुछ ऐसे फंक्शन एनबीएफसी करती है जिसके लिए अलग से एक ऑर्गेनाइजेशन बना रखा है, तो वही ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगा, उन फंक्शन को यानी एनबीएफसी को कंट्रोल करेगा। आरबीआई ने इसमें छूट दे दी है। तो क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें कि इन ऑर्डर टू, देखिए यहाँ पे बात करें इन ऑर्डर टू एलिमिनेट ड्यू कंट्रोल, ठीक है, सर्टन ऑफ एनबीएफसी विच आर कंट्रोल बाय अदर फाइनेंशियल रेगुलेटर्स हैव बीन एक्सेप्ट फॉर द कंट्रोल ऑफ आरबीआई। ठीक है, देखिए कुछ को कह सकते हैं छूट देती है, उनको उनके आरबीआई के नियंत्रण से हटा दिया गया है। क्यों? क्योंकि अगर आरबीआई भी उसे कंट्रोल करेगी और दूसरी जो रेगुलेटरी बनी हुई है, जो दूसरी संगठन बने हुए, अगर दोनों कंट्रोल करेगी तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। तो ऐसे कौन से संगठन बनाए हैं जो कि वो उसी काम को कंट्रोल करती है? ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल वेंचर कैपिटल फंड, मर्चेंट बैंक, स्टॉक ब्रोकिंग या हम कह सकते हैं स्टॉक ब्रोकरेज संबंधी काम, फ्रॉम रजिस्ट्रेशन एंड रेगुलेट बाय सेबी। ध्यान रखिएगा, अगर कोई एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी वेंचर कैपिटल फंड का काम कर रही है, मर्चेंट बैंक का काम कर रही है, स्टॉक से संबंधित कोई काम कर रही है, तो उसका रजिस्ट्रेशन और उसका जो नियमन है वो कौन करेगी? सेबी। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सेबी? स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये 12 अप्रैल 1992 को एस्टैब्लिश हुई थी। क्लियर? तो यानी कि अगर कोई एनबीएफसी इसका करती है वेंचर कैपिटल, मर्चेंट बैंक का मतलब हो गया कोई भी नई इंडस्ट्री जब ओपन होती है तो उसके लिए ये सभी कार्य, तो वो कौन कंट्रोल करेगी? सेबी। उसी तरह से अगर कोई इंश्योरेंस कंपनी है, रजिस्ट्रेड है, तो कोई इंश्योरेंस कंपनी का काम कर रही है एनबीएफसी, तो उसको कौन करेगा? इल्डा यानी इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी। ठीक है, तो आईआरडीए के अंदर वो कंट्रोल आएगी। कौन आएगी? जो इंश्योरेंस कंपनी, किसका काम? जो एनबीएफसी जैसे सपोज दैट कोई एनबीएफसी है, ठीक है, अब वो इंश्योरेंस संबंधित कोई फंक्शन करती है, ठीक है, अब उसको कंट्रोल कौन करेगा? ये करेगा आईआरडीए। व्हाट इज द फुल फॉर्म? द इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये करेगा। बात करते हैं हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, अगर कोई हाउसिंग संबंधित काम करती है, कोई नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, तो उसको रेगुलेट कौन करेगा? नेशनल हाउसिंग बैंक, जिसे हम क्या कहते हैं? एनएचबी। ठीक है, ये कंट्रोल करेगी, जो कि एस्टैब्लिश हुई थी 1988 में। क्लियर है आपको? तो ये इसको कंट्रोल करेगी। उस तरह से जैसे निधि कंपनीज है तो उसको कंपनी एक्ट
1956 या कह सकते हैं 2013 के एक्ट के तहत कंट्रोल किया जाएगा। चिट फंड कंपनी है तो चिट फंड के लिए एक्ट बनाया गया है 1982, ठीक है, वो कंट्रोल करेगा। और साथ ही कह सकते हैं जो राज्य से संबंधित जहाँ पे ये काम हो रहा है वो राज्य इस पे कंट्रोल करेगा। तो देखिए यहाँ पे हम कह सकते हैं एनबीएफसी, कुछ ऐसे एनबीएफसी हैं जिनको कंट्रोल आरबीआई नहीं कुछ दूसरे रेगुलेटरी करते हैं, और वो मैंने इसके एग्जाम्पल आपको बताए। बात करते हैं भारत के कुछ इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं एनबीएफसी, जिसे आपको पता चले कि एनबीएफसी कौन कौन से होते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया है बजाज फाइनेंस लिमिटेड का, जो कि भारत में सबसे ज़्यादा बड़ा कह सकते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के रूप में काम कर रहा है बजाज फाइनेंस लिमिटेड। आपने नाम भी सुना होगा और न्यूज़पेपर में भी देखा होगा, ठीक है। तो ये भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। क्लियर। बात करते हैं जैसे टाटा कैपिटल फाइनेंस सर्विसेज है, ठीक है, या फिर हम बात करते हैं आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड है। तो देखिए टाटा कैपिटल का आप देख सकते हैं सिंबल, और यहाँ पे आदित्य बिरला का सिंबल देख सकते हैं। तो ये भी हमारे देश में नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी के रूप में बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहा है, हमारी अर्थव्यवस्था में विकास में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल है। क्लियर है। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि बैंक के साथ साथ कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जो कि नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल के रूप में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, तो आप इनके एग्जाम्पल लिख सकते हैं। जैसे बजाज का मैंने आपको बताया, टाटा कैपिटल फाइनेंस सर्विस है, आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड है, ठीक है, ये जैसे मुद्दत फाइनेंस लिमिटेड है। तो ये सारे के सारे भारत में नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के रूप में काम कर रहे हैं। लेकिन इसको कंट्रोल वैसे तो बहुत सारे रेगुलेटरी मैंने अभी बताया सेबी है, ठीक है, नेशनल हाउसिंग जो दे रखा है बैंक है वो करती है। लेकिन ध्यान रखिएगा अभी कुछ टाइम तक आप कह सकते हैं कि भारत में जो ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ये ढंग से कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा डूबने की या कह सकते हैं डिफ़ॉल्ट होने की कंडीशन आ गई थी। तो आरबीआई ने इन पे कंट्रोल रखने के लिए अभी से एक प्रपोजल दिया है कि हम एक ऐसा पिरामिड बनाते हैं जिसमें हम एनबीएफसी की कैटेगरी बना देंगे। कैटेगरी का मतलब हो गया हम अलग अलग कैटेगरी में रखेंगे एनबीएफसी को, ताकि एनबीएफसी जो हमारे देश की अर्थव्यवस्था में इतना कंट्रीब्यूशन कर रही है उनको डूबने वाली कंडीशन नहीं होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि इसमें दे दिया बेस लेयर। बेस लेयर का मतलब हो गया कि यहाँ पे जो एनबीएफसी सही चल रही है उसको रखा जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं मिडल, ये सिर्फ अभी प्रपोजल है, अभी करंट 2021 का, कि ऐसा आरबीआई चाहती है कि मिडल लेयर में हम रख दें कुछ एनबीएफसी को। कुछ एनबीएफसी जो बहुत ज़्यादा डिफ़ॉल्ट वाली कंडीशन में आती है, मतलब वो डूब सकती हैं, तो उसको हम अपर में रखेंगे, उस पर ज़्यादा ध्यान देंगे ताकि उसमें कोई परेशानी नहीं आए, ठीक है। और ये टॉप लेयर का तो अभी सिर्फ प्रपोजल कह रहे हैं कि इसे शायद ही इसे रखा जाएगा, लेकिन टॉप लेयर का मतलब वो एनबीएफसी जो कि बहुत ज़्यादा रिस्क फैक्टर में चल रही होगी उसको रखा जाएगा इसमें, लेकिन बहुत कम चांस रहेंगे इसमें आने के। लेकिन बेस लेयर का मतलब हो गया जिन एनबीएफसी पे ज़्यादा कंट्रोल नहीं करना है वो इसमें आएगी, मिडिल पे थोड़ा कंट्रोल ज़्यादा, और अपर में तो वो आएगी जिसमें बहुत ज़्यादा कंट्रोल और 4 इयर्स तक उसे कंट्रोल में रखा जाएगा। ऐसा एक प्रपोजल आरबीआई ने दिया, क्योंकि प्रेजेंट टाइम में एनबीएफसी पे भी बहुत ज़्यादा डिफ़ॉल्ट केस आने लग गए। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारा अभी आप देखते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि डिफ़ॉल्ट का कारण बन रहे हैं, उनमें पैसा डूब रहा है, ठीक है, जनता का। तो इसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई ने कहा कि इस तरह का हम एक पिरामिड बनाएंगे और अलग अलग एनबीएफसी को रखेंगे ताकि हम उन पर अपना ध्यान दे पाएँ। क्लियर है। जैसे कि कोई उनका कोई भी आप कह सकते हैं नॉन परफॉर्मिंग असेट एनपीए ज़्यादा नहीं बने। एनपीए का मतलब क्या होता है कि अगर बैंक या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कभी लोन देती हैं और वो लोन क्या होता है टाइम पे नहीं आता है, यानी कि 90 डेज तक अगर वो नहीं आता है तो उसको एनपीए कर देती है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि आरबीआई इन पे रेगुलेटरी रखे
ठीक है। तो ये बैंक के मामले में था 90 दिन का, और जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल है उनका 180 था, यानी 180 दिन तक अगर लोन की जो अमाउंट दी है वो नहीं आती है तो वो एनपीए बन जाता है। तो आरबीआई चाहती है कि 180 डेज का जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए अलग है उसको भी 90 डे कर दो। 90 डे का मतलब 90 दिन तक अगर आपने लोन दिया और नहीं आया है तो उसको हम क्या करें, एनपीए अनाउंस या घोषित जो कर दें। ठीक है, तो ये एक कह सकते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का एक आपके वीडियो था। और जैसे ही मैंने एक एग्जांपल लिया जिसको आप सभी जानते हैं, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंस लिमिटेड सर्विस लिमिटेड। ठीक है, तो ये सारे के सारे हमारे भारत में बहुत बड़े रूप में नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के रूप में काम कर रहे हैं। क्लियर है आपको? आई होप आपको ये वीडियो से नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन थोड़ा समझ में आया हो।